हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था बहुत लोगों के, तो मैंने सोचा आज इतवार का दिन है और आज हम बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। उसकी चर्चा तो करेंगे पर उससे पहले शेयर बाजार की कहानी, MKJ की ज़बानी, इस पे हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करेंगे। और वो विषय है कि कई मैं लोग देखता हूँ कि बहुत परेशान हैं, उनको ये लगता है कि जी फोमो हो गया हमारा, तो भैया मौका चला गया हाथ से, हम क्या करें, हम क्या ना करें। कईयों को लगता है यार जब बाज़ार गिरा था हमने शेयर नहीं खरीदे, बाज़ार चढ़ गया। भाई ये सब तो हमें अंदाज़ा था ही इस सब का। मैं कई कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत दूसरे चैनल वाले लोग, मुझे मेरे मेंबर्स ही बता रहे थे, सब्सक्राइबर्स ही बता रहे थे कि वो मेरी बात का कई बारी अपने अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो कहाँ गलत हुआ? सभी कुछ तो बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है, कहीं कोई विचार में फ़र्क नहीं आया। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं आपका विचार बदल गया, मेरे विचार में क्या फ़र्क आना है जी? अभी तो कोई फ़र्क नहीं आया और अभी तक तो बाज़ार बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा है। आपको याद होगा मैंने फिबोनाची सीरीज़ की डिस्कशन की थी, देखिए ऊपर चार्ट आ गया, देखिए आपको याद होगा बाज़ार पहले ये जो मैंने पहले ग्रे कलर में दिखा रहा हूँ ना, ये वो है जो हो चुका है और जो बाकी उसके बाद देखेंगे वो भी चल रहा है। तो आपको याद होगा बाज़ार ने पीक बनाया था 12,430 का, फिर बाज़ार गिर के आया था 9,500 के लपेटे में और उसके बाद फिर बढ़ के 10,200 हो गया था, फिर उसके बाद वो 7,511 आया था, जो एक बड़ी गिरावट थी जिसमें हमने चर्चा की थी कि भाई बाज़ार जब हमने बात की थी वो 6,000 आ सकता है। और उसमें मैंने आपको बताया भी था भाई 6,000 आ सकता है, लेकिन उसमें फिबोनाची सीरीज़ भी माना जाता है, लगती है। और फिबोनाची सीरीज़ के 3 रिट्रेसमेंट होते हैं, एक होता है 38.2% वाला, एक होता है 61.8% वाला और एक होता है 23.6% वाला। तो 3 रिट्रेसमेंट होते हैं। इससे पहले जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो 23.6% वाला था। अब इस बार क्या हुआ, जब ये हम 7,511 पे आए तो उसके बाद एक बार बाजार चढ़ा और वो लगभग 8,800 900 9,000 तक गया, फिर गिर गया, फिर चढ़ा लगभग 9,500 600 तक गया, फिर गिर गया और फिर चढ़ा तो अब 10,500 तक पहुंचा है वो। यानी अभी देखा जाए तो तीसरा रिट्रेसमेंट जो है उस लेवल को वो टच करना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ों की तो चर्चा हमने करी थी। 6,000 आने से पहले बाजार जो है टेस्टिंग करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे बॉल फेंकते हैं ना, नीचे गिरती है तो उछलती है, ऐसे बाजार उछलता है। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं बाजार गिरता है तो चढ़ के चढ़ता है तो गिर के, तो कहां कोई दिक्कत है भाई? बाजार टेस्ट कर रहा है, अभी उसने तीसरा रिट्रेसमेंट टच करा भी नहीं है अभी तो। यानी अगर बाजार 10,600 क्रॉस कर लेता है, हमने रिट्रेसमेंट कह रहा भी 10,616 तक जाना चाहिए। अब कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं कि 10,616 करेगा और नीचे आ जाएगा। भाई 10,700 भी जा सकता है, 10,800 भी जा सकता है, मैं कहता हूँ 10,900 तक जा सकता है, 11,000 भी जा सकता है। एक बॉल उछलती है तो उसको कोई लेवल फिक्स थोड़ी है, ज़्यादा भी उछल सकती है, कम भी उछल सकती है। और अभी तो जो हमने 3 रिट्रेसमेंट की चर्चा की थी और जब मैं ये वीडियो लेके आया था, आपको याद होगा, उसके बाद कई सारे और बड़े प्लेटफॉर्म्स में भी फिबोनाची सीरीज की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। तो अभी तो जो हम लोगों ने बात की थी वही क्रॉस तो हुई नहीं है, अभी तो वहीं टिके हुए हैं। तो कई लोग जो कहते हैं कि भाई हमने शेयर बेच दिए, हमने ये कर लिया, हमने शेयर, कोई कहता है हमने शेयर बेच दिए, कोई कहता है हमने शेयर खरीदे नहीं। तो भाई आपको किसने रोका था? बाजार का तो पहले ही तय था, जैसा हम डिस्कशन कर रहे थे। मतलब मेरी अगर आप सोच को, तो मेरी सोच ये थी कि बाजार गिरेगा पर गिरने से पहले रिट्रेसमेंट तो होनी है। और रिट्रेसमेंट के, और ये कोई मेरे लिखे हुए नियम नहीं है, ये फेमस नियम है, पर ये मैंने इसको हाईलाइट किया। ये जरूर है कि मैंने इसको हाईलाइट किया। भाई 3 तरह की रिट्रेसमेंट होती है, 23.6% और 38.2, 61.8%। वैसे 50% की भी होती है, 75 की भी होती है, 100 की भी होती है। थियरीज बहुत सारी है। मैंने उसमें से पसंद, मुझे 3 आई, जो मेरे पसंद, हर आदमी की अपनी पसंद है, मुझे 3 आई, तो 3 के हिसाब से मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी। और बाजार अभी तो उसी चीज़ को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये सही बात है। आप में से कई लोग कह सकते हो भाई बाजार एक ही बार में ऐसा थोड़ी होगा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, आपको प्रिडिक्शन दिखा दी जाएगी, बिल्कुल उसी रास्ते से चलेगा ताकि आप आराम से नीचे के लेवल पे खरीदो, ऊपर के लेवल बेचो, फिर नीचे के लेवल पे खरीदो, फिर ऊपर के लेवल बेचो और आप जो है कामयाब हो जाओ। इतना आसान थोड़ी था बाजार। बाजार अगर चढ़ता भी है तो गिर के, और गिरता भी है तो चढ़ के। यानी अभी तो उसने थर्ड जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट है, इस बार हम ये कह सकते हो रिट्रेसमेंट काफी स्ट्रांग है।
जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट है वो है 8802 की, जो थोड़ी सी हैवी रिट्रेसमेंट है वो है 9500 के आसपास की, जो स्ट्रॉन्ग है वो 10616 के आसपास की। और अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें 75% और 100% रिट्रेसमेंट की भी चर्चा की गई है। ये कोई मेरी सोची समझी बात नहीं है, और अभी तो हम उसी लेवल पे अटके हुए हैं। अब बाजार इससे 6215 तक का माना जाता है गिरना चाहिए इस थियरी के हिसाब से। इससे ज्यादा भी गिर सकता, भी कम भी गिर सकता, हो सकता है 6500 से चला जाए, हो सकता है 7000 से वापस ही चला जाए, पर गिर भी जाए, उसके बाद और भी फॉल्स हो सकते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें एज इट इज थोड़ी चलेंगी। पर मजे की बात यह है कि अभी तक एज इट इज चल रही है, अभी तक 10,600 तक ही बाजार ने पहुंचा नहीं है ढंग से। तो इसलिए अभी तक तो हमें यह कहना चाहिए कि जो हमने सोचा था वो एज इट इज चल रहा है। पर इस सफर के अंदर अगर आप शेयर खरीदे नहीं आपने या बेचे नहीं आपने, वो तो फिर आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। देखो आप जब तक खुद एक्शन नहीं लोगे दुखी रहोगे। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको अच्छा लगेगा। एक एग्जाम्पल है और इसको पॉजिटिव सेंस में लेना, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि देखो आप मेरी वीडियो जब भी वॉच करते हो समझो आप कुछ सीख रहे हो। मेरे से कोई टिप नहीं ले रहे हो, मेरे से कोई गाइडेंस नहीं ले रहे हो कि ऐसे करो ऐसे ना करो। मैं आपको सोच दे रहा हूँ, फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। तो अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चा था बड़ा भोला वाला, जैसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते सीधे। वो बड़ा हुआ, उसकी जो माँ थी वो थोड़ी बूढ़ी हो रही थी। अब उसने कहा बेटा मैं तो काम नहीं कर सकती, तू काम पे जाया कर, कुछ पैसे कमा लाया कर ताकि घर चल सके। तो बेटे ने कहा जी हाँ मैं चला जाऊँगा। माँ ने उसका खाना वाना तैयार किया, बेटे को भेज दिया और कहा बेटा जो भी मिले संभाल के ले आना। तो बेटा अपना चला गया। बड़ा मेहनती बच्चा था, शरीफ था, जैसे हमारे रिटेल इन्वेस्टर शरीफ भोले वाले होते हैं। वो गया और जाके उसने एक दुकान में काम किया। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, उसने शाम को उसको अच्छे खासे पैसे दे दिए कि यार बड़ा मेहनती बच्चा, ले ये पैसे ले जा। अब बच्चा था वो सारा रास्ते ऐसे पैसे खेलता खेलता आया, गिर गए, कुछ गिर गए, खेलता खेलता छोटा, मतलब कंपेरेटिवली इतना समझदार तो नहीं जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो भोला वाला था। मतलब खेलता खेलता आया, घर पहुंचा तो सारे पैसे घुमा गए थे। थोड़े से पैसे बच्चे दे दिए माँ को। माँ ने कहा बाकी पैसे कहाँ हैं? कहते वो गिर गए, मैं खेल रहा था, कोई किसी इधर हो गए, कोई उधर हो गए। तो माँ को बड़ा अफसोस हुआ। माँ ने कहा भाई ऐसे नहीं बेटा, जो भी चीज़ मिलती है ना जेब में रख लिया करो आप। तो अगले दिन माँ ने फिर उसको भेजा काम पर, तो खाना वाना दिया, सब बेटा जो मिले आप जेब में रख लें। देखो ऐसे मत करना। बच्चा समझ गया, बच्चा आज्ञाकारी था, उसने कहा मैं जेब में रखूंगा जी। अब वो गया अगले दिन, उसने एक दूध की दुकान पर काम किया। दूध वाला बड़ा खुश हुआ, कह रहा बड़ा मेहनती बच्चा है। उसने कहा ऐसा कर तू 20 लीटर दूध ले जा। अब बच्चे ने 20 लीटर दूध लिया और जेब में डाल दिया, सारा दूध बह गया। घर पहुंचा, माँ ने कहा क्या मिला? कहता दूध मिला है। माँ कहती कहाँ है? जेब दिखाई, ये हाँ है। माँ कहती तो बह गया बेटा, ऐसे क्यों किया? कहता आपने कहाँ कहा था? माँ ने कहा था बेटा मैंने कहा था कोई चीज़ मिले जेब में डाले ना। तो मैंने कहाँ डाली है? माँ ने कहा बेटा जेब में डाली है। तो फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हो, क्यों समझा रहे हो? आपने जो क्या कर तो दिया, अब ले लो बात। भाई अपना दिमाग तो यूज़ करना पड़ेगा। माँ ने सोचा भी पैसे मिलेंगे, जेब में डाल लियो। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या मिल सकता है। पर माँ भी सीधी थी, माँ भी हिम्मत नहीं हारी, जैसे मैं भी हिम्मत नहीं हारता आपको समझाने में। तो माँ भी हिम्मत नहीं हारी, उसने क्या करा डब्बा दे दिया। अगले दिन फिर बच्चा सुबह तैयार हुआ, उसको एक डब्बा दे दिया। कहा बेटा जो मिले ना तो इस डब्बे में डाल के ले आइएगा, ठीक है बेटा जा, अच्छा बच्चा है तो जो मिले डब्बे में डाल के ले। बच्चा अपना चल पड़ा जी, प्यारा बच्चा था, बहुत मेहनती ईमानदार भोला वाला। गया जी एक मुर्गी वाले के चला गया। मुर्गी वाले पोल्ट्री फार्म में वहाँ काम किया, भाई तो बहुत बढ़िया काम किया। मुर्गी वाला खुश हो गया, उसने कहा इतना मेहनती लड़का था, हमारे पास तो आज तो कोई नहीं आया। उसने कहा ऐसा कर बेटा 3 मुर्गियाँ तू ले जा, ये मुर्गियाँ तेरी होगी, 3 ले जा, जब तू घर पे इसको रख लियो और जो है अपना मेरी माँ तेरी खुश रहेगी। बच्चा खुश हो गया, उसने 3 मुर्गियाँ लिया। उसने कहा माँ ने डब्बा दिया था, उसने डब्बे में डाली। डब्बे में मुर्गियाँ तो घुस नहीं सकती, उसने मोड़ के गर्दन वर्दन मोड़ के डब्बे में डाल के बंद कर दिया डब्बे को। और जो मुर्गी आधी तो डलने में मर गई, ऊपर से डब्बे को बंद कर दिया, सांस भी रुक गई। जब घर पहुँचा माँ ने कहा क्या लाया? डब्बा दे दिया। माँ ने डब्बा खोला, सारी की सारी मुर्गियाँ मरी पड़ी थी। अब माँ ऐसे सर पकड़ के हाथ बैठ गई कि क्या करूँ यार मैं, अब इसको क्या चीज़ दूँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये हुआ कि कोई भी आपको बेटा सलाह देता है तो जब एक्चुअल हैपनिंग होती है तो आपको ध्यान तो खुद ही देना है ना। अब हमने जैसे कहा कि फिबोनाची सीरीज पे आ जाइए, फिबोनाची सीरीज आ गई। हमने कहा बाजार 6000 तक जा सकता है, 6000 में बीच में बढ़ेगा गिरेगा, एकदम जाएगा नहीं। अब बढ़ के हो सकता है वो 10,600 तक चला जाए, हो सकता है 8,800 तक ही जाए, हो सकता है 9,500 तक ही जाएगा, पर नीचे आ सकता है। अब अगर आप देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार इसी रिट्रेसमेंट में तो बाजार घूम रहा है। अब ये तो निर्णय आपको लेना है ना कि आपने शेयर बेचने हैं या नहीं बेचने। मैं आपको और कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखो हमें मौके के हिसाब से हालात को चेंज करना पड़ता है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, 3-4 में लिख के लाया स्पेशली, और ये आपके लिए बड़ी लाइव एग्जांपल्स है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। आप इनको फॉलो करेंगे, इनको मतलब अपने दिमाग में रखेंगे। फॉलो नहीं करना आपने उस बच्चे की तरह जो कह दिया वही करना है, मतलब उससे प्रेरणा लेनी है, सबक लेना है, तो इससे आपका दिमाग खुलेगा।
पहला एग्जांपल HEG का देता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था शायद तब से मेरे पास इसके शेयर है। इसके शेयर मुझे 10 रुपए में अलॉटमेंट हुई थी, उसके बाद बोनस भी आया था कई बार और अच्छा डिविडेंड भी आया था। मैं इसको बोनस आता था बेच देता था, बाकी शेयर पड़ जाते थे। यानी कुल मिला के 100 शेयर मुझे अलॉट हुए थे, मुझे याद नहीं आया उस वक्त पब्लिक इशू कहते थे, उसमें अलॉट हुए थे शेयर। उसके बाद कई बार बोनस आया, मैंने इसको बेच भी दिया था बोनस पे, और बाद में फिर बाजार से भी खरीदा था और वैसे भी बेचा था। कुल मिला के ये 100 शेयर मेरे फ्री के थे और कई साल पुरानी बात है। अचानक देखा मैंने एक दिन पीछे, जब तेजी की माहौल था, 2017 की बात है, कब की बात है मुझे ध्यान नहीं, मैंने देखा इसका रेट 1300 रुपये आ रहा था। मैंने कहा 1,30,000 के शेयर हो गए तो बढ़िया हो गया। मैंने सोचा इसको 4 किश्तों में बेच दूंगा। देखिए आप सुनिए ध्यान से, मैंने सोचा मैं 4 हिस्सों में बेचूंगा, 25 25 25 25। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे एक बच्चा जो होता है उसको बीच में अपना फैसला चेंज करना चाहिए हालातों के हिसाब से। आप सोचिए मैं भी छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूं, आपकी तरह बोला वाला। अब सोचिए मैंने सोचा भी 4 किश्तों में बेचूंगा, 25 25 25 25। मैंने 1300 में 25 बेच दिए। सुनने वाला किस्सा है भाई साहब, कुछ ही दिन में शेयर हो गया 2100 2200। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो बड़ी तेज भाग गया यार। मैंने क्या करा 2100 2200, तो फिर मैंने 12 शेयर बेचे। मैंने कहा नहीं यार इसको थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, पहले जल्दी बेच दिए हमने। मैंने 12 शेयर बेचे भाई साहब, पूछो मत, 2-4 दिन में 3,500 हो गया, 3.25 3.5 ऐसे हो गया कुछ। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने फिर क्या 13 शेयर और बेचे। यानी मैंने क्या किया, पहले तो 25 बेचे थे, फिर मैंने सोचा था 25 बेचूंगा, मैंने 25 को 2 बार बेचा, 12 और 13। कितने शेयर बिक गए 50। और मेरी एवरेज कितना आ गया होगा, मैंने 25 शेयर बेचे 1300 पे, 12 शेयर बेचे 2200 के समझ लो, और 13 शेयर बेचे 3200 के या 3000 के, एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, इसके आसपास बेचे। वो मेरा एक पुराना HDFC बैंक के अंदर ना, HDFC सिक्योरिटीज पे एक अकाउंट खुला हुआ है, मैंने उस पर बेचे। अब उसके भाई साहब शेयर भाग गया, 4000 हो गया। मैंने कहा यार बहुत हो गए, अब रख लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया, अब जितने पड़े रहने दो, अब इसको नहीं बेचते। भाई साहब अब मानोगे नहीं, आप देख लेना इसका प्राइस चार्ट देख लेना, वो 5,500 तक चला गया। और उसके बाद कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया 5,000 का, 5,500 का, 5,500 के आसपास ही गया था और फिर गिर गया, तो कंपनी ने एक बायबैक अनाउंस किया 5,500 का। मैंने कहा यार बायबैक में तो ले लेते, क्योंकि गिर चुका था शेयर। उसके बाद 5,000 3.5 4 तक फिर आ गया था नीचे, तो मैंने बायबैक में 50 के 50 शेयर दे दिया, और तो 10% का बायबैक था। मैंने कहा भाई 50 के 50 दे देते हैं, कंपनी वैसे तो 5 लेगी, 10% के हिसाब से हो सकता है 2-3 फालतू हो जाए, तो सारे दे दिए बायबैक। लिए कंपनी ने सिर्फ 5, क्योंकि सभी ने दिए होंगे ना, तो कोई एक्स्ट्रा बचे नहीं होंगे, तो 5 ही बायबैक हुए, तो 45 शेयर मेरे पास अभी पड़े। यानी उन शेयरों को मैंने 25 शेयर बेचे 1300 के आसपास, 1300 1350 एग्जैक्ट रकम याद नहीं, 12 शेयर बेचे 2200 के आसपास, 13 शेयर बेचे 3300 3200 3100 के आसपास, और 5 शेयर बायबैक में 5500 के आसपास। अगर एवरेज आप निकालोगे तो इसकी कहीं एवरेज आएगी 2-2,500 के आसपास, इस तरह की एवरेज आ जाएगी। अब आप देखो उसके बाद ये शेयर गिरता गिरता मेरे ख्याल पीछे 400-500 आ गया था, शायद अब 1,000 रुपए के आसपास है। तो अब रोने वाला आदमी, दुखी होने वाला आदमी सोच सकता है यार मैंने 5500 में नहीं बेचे यार। हाँ, खुश होने वाला आदमी सोच सकता है यार मैंने अल्टीमेटली जो 55 शेयर बेचे हैं वो एवरेज किस भाव बेचे हैं, 3,000 2,500 के आसपास बेचे, और अब 1,000 रुपए का मिल रहा है, मुझे दुख क्या करना है, वापस ले लो 1,000 रुपए में, जेब में पैसे भी आ गए, शेयर भी वापस आ जाएंगे। तो अब क्या होता है, अगर मैं अपने फैसले पे टिका रहता कि मैंने 4 बार में बेचना है 25 25 25, तो होता क्या, 1300 में 25 बेचता, 1500 में 25 बेचता, 1700 में 25 बेचता, 1900 में 25 बेचता, सारे शेयर खत्म हो जाते। पर मैंने देखा इतनी तेजी से भाग रहा है तो मैं रुक गया और मैंने उसको धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि सारे तो नहीं बिक पाए, लेकिन जितने बिक के ठीक ठाक बिक गए ना, तो मैं खुश हूं। आप समझो एक मैक्सिमम होता है एक मिनिमम, आप मिनिमम और मैक्सिमम पर नहीं जा सकते। आप सोचो मिनिमम पे खरीदे मैक्सिमम बेचे, नहीं, आप कर सकते हो मिनिमम के आसपास खरीद लोगे, मैक्सिमम के आसपास बेच दोगे। यानी मैं 5,500 तक हो गया, सारा माल 5.5 तक नहीं काट पाया, मैं उसको उसके एवरेज के आसपास काट गया, 3 सवा 3 ऊपर की तरफ काट गया, 2.5 3 जो भी कह लो आप, और मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद किसी ने कमा लिया तो दुख किस बात का, कमाने दो उसको। एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल, मैंने कंपनी के नाम लिखे, एग्जांपल तो मुझे याद रहते हैं, नाम कंपनी को लिखे। अब रिलायंस की बात सुनिए। रिलायंस का जब मैंने देखा एकदम भागा, तो मैंने कहा यार ये गिर सकता है, तो मैं तो इसको बेच रहा हूं। आपको याद होगा वीडियो में मैंने कहा था, मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, बहुत सारे अकाउंट्स में रिलायंस के शेयर हैं। मैंने 10 शेयर बेचे, जब याद नहीं एग्जैक्ट, देखिए मैं भूल जाता हूँ, 1250 1300 के आसपास बेचे थे शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 1250 के बेचे थे 10, वो बेचे। फिर मैंने 10 और बेचे थे, मुझे याद नहीं है 1300 या 1350 बेचे थे, पर उसमें लगा इसमें मोमेंटम ज्यादा है, मैं सोच रहा 10-10 करके बेच दूंगा। जब मैंने देखा इसमें मोमेंटम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, तो मैंने अपना विजन चेंज कर दिया, न्यूट्रल हो गया। खरीदा मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसको मान ही नहीं रहा हूं खरीदने लायक, क्यों, मुझे लग रहा है गिर सकता है, तो मैंने खरीदा नहीं, पर मैं रुक गया।
वही बात होगी ना जैसे HEG में हुआ, मैं रुक गया, मैंने कहा 10-20 बेच दिए बहुत है, रुक गया। उसके बाद इसका राइट्स इशू आया, तो मेरे एक अकाउंट में करीबन 170-80 शेयर पड़े हैं, उसमें मुझे 11 या 12 शेयर आए थे, मैंने कहा 11 आए थे शायद, 11 आए थे, या मुझे याद नहीं एग्जैक्ट 11-12, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता, मतलब अटैच ही नहीं होता। मैं उस अकाउंट में गया और मैंने वो राइट्स के शेयर 11 के 11 बेच दिए, और सस्ते बेचे थे मैंने, वो बीच में चला गया था 250, फिर मेरे ख्याल आ गया था 200 के आसपास, मैंने 200 के नीचे बेचे, याद नहीं 178 या 190 के आसपास बेचे थे, और उसका फिर वो बढ़ गया था उसी दिन, 2-1 दिन बाद ही। मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैंने बेच दिया अपना। इसके अलावा मेरे पास रिलायंस कई सारे डीमैट अकाउंट भी खुले, एक्चुअली मेरे कई सारे डीमैट अकाउंट है, HDFC में भी, ICICI में भी है, जीरोधा पे भी है, रिलायंस पे भी है, और भी कई जगह। मेन इनमें मैं करता हूँ ज़्यादा काम, मैं आपको पता है जीरोधा पे करता हूँ, जीरोधा का लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यूज़ कर सकते हो। तो जीरोधा जो है मुझे अच्छा लगता है उसमें, तो उसके मैंने ये शेयर मेरे पास पड़े थे एक दूसरे डीमैट में ICICI, मैंने वो बेच दिए, उसके अलावा औरों में भी थे, अब वो बेच दिए। बाकी सब में ना किसी में 2 शेयर आए थे, किसी में एक, जैसे किसी में 15 के पीछे एक था ना, किसी में अगर 25 शेयर थे तो एक आया, किसी में 30 शेयर थे तो 2 आ गए, ऐसे थोड़े थोड़े शेयर जगह जगह पड़े थे, सब में एक 2 राइट आए, तो उनको तो बेचने का फायदा नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा ICICI डायरेक्ट में मिनिमम ब्रोकरेज ही शायद 35 रुपये है, तो अगर मैं 170-80 का शेयर बेचता तो 35 रुपये ब्रोकरेज है, तो बेचने का मतलब क्या, मैं पड़े रहने दिए। फिर राइट्स का दिन आया तो लास्ट डे बिल्कुल मैं सब अकाउंट में गया, जहां जहां 1-2 शेयर आए थे मैंने वो अप्लाई कर दी, क्योंकि बेचे नहीं तो अप्लाई तो कर ही देना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रीमियम चल ही रहा था। मैंने कहा आएंगे तब सोचेंगे बेचना नहीं बेचना, क्योंकि 2-3 शेयर का प्रॉब्लम क्या है, जीरोधा पे तो 15 रुपये लगता है डिपॉजिटरी चार्ज, पर ये जो और दूसरे हैं ना HDFC वगैरह, ये 25 या 50 या 70 रुपये मिनिमम ले लेते हैं, तो फिर वो लगता है क्या करेंगे बेच के, तो मैंने उनमें अप्लाई कर दिया। अच्छा, अप्लाई भी देखो मैंने कैसे करा, मेरे को एक आया था ना, तो भी मैंने इतनी याद नहीं, मुझे 150 या 200 शेयर अप्लाई कर दिए, ज्यादा 250 कर दिए, मुझे याद नहीं, जितने अकाउंट में पैसे पड़े थे मैंने कर दिए। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, वो एसबा से करने पैसे तो अकाउंट में रहेंगे, मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया। तो बाद में मुझे मैसेज मैंने देखे थे, किसी में 3 शेयर आ गए, किसी में 1 शेयर आ गया, किसी में 2 शेयर आ गए, अभी मैंने चेक भी नहीं करे ढंग से किसी में कितने शेयर आ गए, पर मुझे पता है कि कुल मिला के इधर उधर मिला के 8-10 शेयर आ गए होंगे। तो ये अब आप देखिए आपके सामने, उसके बाद मैंने कोई शेयर नहीं बेचा रिलायंस का, पड़े हुए हैं। अब रिलायंस गिरते गिरते तेज होते होते 1750 आ गया, अब मैं फिर सोच रहा हूँ कि यार ये काफी तेज हो गया, अब इसमें थोड़ा सा फिर बेच दें। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग में चला गया इसको बेचना है, तो मैं 10-10 करके फिर बेचना शुरू करूंगा। तो यानी कि आप देखो, अगर मैंने किसी चीज को सोचा है कि बेचना है, इसमें प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं एक रेंज में करता हूं ना, मैं बेचता हूं। अगर वो धीरे धीरे बढ़ता है तो मैं बेचता रहता हूं, अगर वो तेजी से बढ़ता है मैं रुक जाता हूं। ऐसी में HEG में रुक गया था, ऐसी में रिलायंस में रुक गया। तो स्ट्रैटेजी तो कहीं गलत नहीं। अब कोई आदमी कहे जी मुझे लग रहा है ये शेयर ठीक नहीं, मैं सारे अभी बेचूंगा और फिर बाद में दुखी होऊंगा कि यार ये तो बढ़ गया, तो फिर कैसे होगा। देखो, व्यक्ति 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव, वो काम ही नहीं करते, तो उनको लॉस तो कभी होता ही नहीं और प्रॉफिट थोड़ा ही होता है। एक होते हैं एग्रेसिव, वो काम करते हैं, तो उनको या तो प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा, लॉस होगा तो बहुत ज्यादा होगा। अब जिसने रिलायंस को बेच दिया 1300 के ऊपर सारा का सारा शेयर, तो उसको लगेगा मुझे बड़ा लॉस हो गया, और क्योंकि एग्रेसिव था वो। और जिसने रिलायंस को 1300 पे बहुत सारा खरीद लिया, उसको लगेगा बड़ा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो एग्रेसिव था। तो एग्रेसिव को या तो लॉस अच्छा होता है या प्रॉफिट अच्छा होता है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसको बोलते हैं, ये ना स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी है, 3 होती है, मैक्सिमम, मिनीमैक्स और मैक्सिमम रिग्रेट, मिनीमैक्स, और 3 तरह की इसमें पे ऑफ करके थ्योरीज है जो हम उसमें लगाते हैं। तो उसमें जो तीसरी थ्योरी होती है वो होता है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट, जो मैं लगाता हूं। मेरी अप्रोच ये है कि मैं सोचता हूं दुख ना कम से कम हो, बाद में जो दुख हो सकता है किसी एक्शन को लेने का उससे कम से कम हो। अब देखो, मैंने 10-10 करके 2 शेयर 2 बार बेच दिया, दुख तो है, लेकिन सुख इस बात का ज्यादा कि और शेयर पड़े, अब उसको बेच सकते हैं। इसी तरह HEG में हुआ था, मैं 5500 पे नहीं बेच पाया, पर मैंने बीच बीच में बेच दिए, बाकी रख लिए। तो इस तरह की जब आप स्ट्रेटेजी लगाते हो तो आपको बीच में मौके के हिसाब से बदलना पड़ेगा ना। आप सोचोगे नहीं मैंने एक बार सोच लिया तो करूंगा। मैं और एग्जांपल देता हूं, ये मैंने आपको बिकवाली के एग्जांपल दिए, अब मैं खरीदारी के एग्जांपल देता हूं, आप सुनना ध्यान से। अब मैं आपको इंडसइंड बैंक का एग्जांपल देता हूं, पहले ITC का दे लो, इंडसइंड बैंक का ले लो, बहुत सारे हैं। हमने इनको खरीदना शुरू किया जब बाजार में कोविड की समस्या नहीं थी। हमने सोचा था 5-5, मैंने सोचा था 5-5, 10-10% गिरेंगे तो मैं खरीदूंगा। मैं इंडसइंड का मोटा मोटा बताता हूं, मुझे एग्जैक्ट इसका भी याद नहीं है, वैल्यूज भूल जा रहा हूं, इतने सारे शेयर खरीदता बेचता रहता हूं। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने पहला लॉट शायद 1400 के आसपास खरीदा था, फिर अगला मैंने 1300 के आसपास खरीदा, फिर ये तेजी से गिरने लग गया, मैंने खरीदा ही नहीं। ऑल्दो 5 स्टेप में सोचा था, खरीदा ही नहीं, रुक गया। उसके बाद खूब गिर गया है नीचे। हमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से खरीदे, अब जब भी नीचे खरीद लेंगे हमारी एवरेज सही हो जाएगी। यही काम टाइटन में हुआ। टाइटन में मेरे को याद है 1150 में शायद हमने खरीदा था, फिर वो 1200 चला गया था। फिर जब वो गिरा तो तेजी से गिरने लग गया, हमने खरीदे नहीं, और फिर हमने खरीदे 740 के आसपास, और वो बेचा था मैंने 950 के आसपास, और जो 1150 में खरीदा था वो भी पड़ा है।
तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर चीज सोचिए खरीदना है और बाजार तेजी से गिर रहा होता है, हम रुक जाते हैं। फिर जब गिर जाता है तो लगता है चल रहा है, फिर थोड़ा खरीद लिए, फिर बेच दिए, बीच में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन अब आपको जी, जैसे मैंने तो सारे शेयर ही खरीदने 1150 पे और फिर बाद में दुखी होना है, या मैंने सारे ही बेच देने, तो सारे बेचोगे, सारे खरीदोगे एक ही बार में, तो बाद में दुख या सुख ही हाथ लगेगा। अगर तो एडवर्स हो गया बाजार तो दुख लगेगा, और फेवरेबल हो गया तो सुख लगेगा। और अगर आप थोड़े थोड़े करके बेचोगे तो आप उसको न्यूट्रलाइज कर लोगे इफेक्ट को। यही आईटीसी में हुआ। आईटीसी सोचा था खरीदेंगे, पर जब वो ज्यादा खरीदने लग गया तो रुक गए। लास्ट मेरे ख्याल आईटीसी की परचेज हमने की होगी 220 पे, मैंने की होगी 220 या 25 पे। उसके बाद निकला वो 134 तक चला गया, अब 180 के आसपास लपेट में है। तो 134 पे गिरता जा रहा था, नहीं खरीदा, अब दिख गया भाई 134 के बाद 180 आ गया। अब अगर फिर गिरेगा तो ले लेंगे। अब जो 134 पे आ गया था 30-34 के आसपास, उस वक्त तो गिरे जा रहा था, कैसे सोचते कि आप और ले ले? हमने कौन सा भविष्य देखा है? तो यानी कि मौके के हिसाब से सिचुएशन को तो आपको बदलना ही पड़ेगा ना। और बाद में आप रिग्रेट करो तो वो तो हो ही नहीं सकता। रिग्रेट नहीं होना चाहिए जीवन में, रिग्रेट लीस्ट होना चाहिए, अफसोस नहीं होना चाहिए। जितना कर लिया बढ़िया हो गया, तब आप खुश रहोगे, नहीं तो शेयर बाजार में सदा दुखी रहोगे। यानी अगर मां ने या किसी ने कोई बात बोली है उसको सुनना है, पर मौके पे अपना दिमाग लगाना है। अगर अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो दूध जेब में आ जाएगा और मुर्गियां डब्बे में बंद होकर मर जाएंगी। अपना दिमाग लगाओगे तो अच्छा लगेगा। शेयर बाजार में अगर आप ऐसा सोच के आए हो ना कि मैं किसी के कहने से काम करूंगा और अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, तो मेरी आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बाजार आपके लिए है ही नहीं। यहां फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। दूध का जला छाछ भी फूक के पीता, मतलब जब गर्म दूध पीते हैं मुंह जल जाता है, तो ठंडी छाछ पी रहे होते हैं उसको भी फूकते रहते हैं, क्योंकि वो भी सफेद है, दूध की जैसी है, कहीं ये गर्म ना हो। भाई आपने देखा नहीं है ना, हमने तो देखा है ना संसार को, इस आंखों ने देखा कितने कितने दिखते। हमने लोगों को आत्महत्या करते देखा है। आपने तो सुशांत राजपूत का सुना, कितना आप चौंक गए। अरे वो बॉलीवुड था, वहां जो प्रॉब्लम उस बच्चे ने फेस की, बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ गई, उससे ज्यादा दिखते हैं रिटेल इन्वेस्टर को फेस करनी पड़ती है। वहां लोग कह रहे हैं बड़े बड़े बैनर हैं जो छोटे छोटे कलाकारों को लूटते हैं, यहाँ बड़े बड़े ऑपरेटर हैं जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को लूटते हैं। वहां तो कैरियर पे रोक लगा रहे थे, या तो बचा कुचा पैसा ले लेते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई फोमो का शिकार है, फोमो का शिकार है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत मैं दुख दर्द देख रहा हूं लोगों में, अफसोस। फोमो की बड़ी प्रक्रिया, मैंने एक नई टर्म बनाई है, LDTL, लॉस ड्यू टू लॉस ड्यू टू LDTG, अभी तो नई बनाई है तो मुझे भी याद नहीं हुई है मैंने इसका ट्वीट भी किया था, LDTG, लॉस ड्यू टू ग्रीडीनेस। फोमो तो हो गया फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। अब सोचो एक आदमी के पास 1000 रुपए हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो 1000 रुपए 1200 बन सकते थे। एक ये स्थिति है, वो रो रहा है, हाय मेरे 1200 नहीं बने, हाय मेरे 1200 नहीं बने। ये जो 1200 बनाने वाले लोग हैं ना, जल्दी जल्दी काम करते हैं, और जब जल्दी जल्दी काम करते हैं तो 1000 के 400 रह जाते हैं। सोचो जो आदमी 1000 के 1200 ना होने पे इतना रो रहा है, इतना दुखी है, इतना परेशान है, कहीं उसके 1400 हो जाते तो वो तो सुशांत सिंह राजपूत बन जाता। ये हाय मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया। भाई देखा है मैंने, मैं आपको बताता हूं, जहां मैं रहता था पहले, वहां पड़ोस में 2 घर छोड़ के भाई साहब एक व्यक्ति रहता था। बड़े दिन से उनके यहाँ कोई खटखटाहट नहीं, कुछ नहीं। एक दिन स्मेल आनी शुरू हो गई तो लोगों ने देखा, पुलिस को बुलाया, घर खोला गया तो वहां सारी की सारी फैमिली डेथ थी। सब ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो मोटा मोटा समझ में आया, मैंने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं इतना दुखी हो गया। उन दिनों मैं बिजी बहुत होता था, दुखी हो गया, मैं ज़्यादा दुख वाली चीज़ों को देखता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ध्यान देने से क्या फ़ायदा होगा। पर यही था ना कुछ, जो सारी की सारी वो उसमें जो बाद में जो इन्वेस्टिगेशन समझ में आया कि जो मेन आदमी था वो कुछ शेयर वेयर का काम करता था, उसने काफ़ी लोन ले लिया था, उसको मोटा नुकसान हो गया। तो उसको लग ही नहीं रहा था मैं इस नुकसान से उभर के आ पाऊंगा। तो उसने कुछ दूध या पानी या किसी चीज़ शरबत में मिलाकर जो है पहले है रसमलाई में मिलाकर जहर बच्चों को, बीवी को दे दिया और खुद भी खा लिया और वहीं मर गया। कई दिनों बाद पड़ोस में पता चला। अब आप तो नीचे कमेंट लिख देते हो, ये हो गया, वो हो गया, मेरे 1000 रुपए बच जाते, मैं 400 रुपए कमा लेता, 500 रुपए कमा लेता, मैं लुट गया, मैं कमा नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया। अरे आपने चिंताएं देखी है कभी? ये एक कहानी नहीं है, कईयों की कहानी। एक का तो मैंने स्टेटमेंट याद दे दिया था, अपने जानकार थे तो मेरे से नाराज हो गए,
कहते मेरे से बात ही मत करना, आपने मेरा एग्जाम्पल दे दिया। अरे मैंने कहा भाई बच्चों का एग्जाम्पल देंगे, अपना एग्जाम्पल देता हूं मैं कई बार कि मुझे नुकसान हो गया, ये बच्चे सीखेंगे ना, हम बुजुर्ग हो गए, हमें इनका बड़े हो गए, हमें इनका ध्यान रखना है, इनको हम अपने एक्सपीरियंस तो बताएंगे, इसमें बुराई क्या है। हमने कोई किसी को गोली मार दी, अगर मुझे नुकसान हो गया मैंने आपको बता दिया तो क्या गोली मार दी? अब मैं होता तो आपकी तरह दुखी नहीं होता, हाय मैंने रिलायंस का राइट्स 180 रुपए का बेच दिया, आज बेचता तो उसमें तो और फायदा हो जाता। मैं कहीं दुखी नहीं, मैं 180 कमा लिए ना, ठीक है, उसके बाद 300 रुपए का हो गया, मैंने तो 180 कमाए है ना, मैं खुश हूं। तो सारा संसार का प्रॉफिट मैं ही कमाऊंगा क्या? और कोई किसी को कमाने का हक नहीं है। जिसने मेरे से 180 में खरीदा होगा उसको उसमें और 200-250 का फायदा हो गया, तो मुझे खुश होना चाहिए ना कि मैंने 180 कमा लिए, जिसको मैंने बेचा उसने भी 250 कमा लिए, चलो दोनों भाई इन्होंने कमा लिया, मुझे खुश होना चाहिए। पर मैं रोता रहा, हाय इसने क्यों कमा लिया? ये क्या यार बात हुई? अपना हिस्सा निकालो, अपना मुनाफा बनाओ, आगे बढ़ो। अब बजाज फिनसर्व देखो आप, मैंने पिछली बार बजाज फिनसर्व लिया था जब बाजार गिरा, 5700 रुपए कुछ पे लिया था, 5700 के आसपास। भाई साहब 5700 का रेट ही नहीं आया, फिर 5000 का रेट आया, मेरा जीटीडी कैंसिल हो गया किसी वजह से, पर बहुत लोगों ने ले लिया था, मैंने भी जीटीडी डाला था, मेरे पैसे शॉर्ट हो गए थे, ऑप्शन में लग गए थे, तो एक बार कैंसिल हो गया, फिर वो रह ही गया। फिर 5000 पे भी लोगों ने खरीदा, फिर 4000 आ गया, 4000 पे मैंने भी खरीदा था, जिसका मैंने आपको बताया था। अब मैंने 4000 वाला 5750 का बेचा, पर जो पहले 5700 खरीदे थे अभी वो प्रॉफिट में नहीं आए, 200-250 रुपए के प्रॉफिट में। अब मैं इसको धीरे धीरे करके बेच दूंगा, तो दिक्कत क्या है? अगर मैं सारे पैसे एक बारी में लगाया था तो 5700 में सारे पैसे लग गए होते ना मेरे, और ये 9,500 चला गया था बजाज फिनसर्व, और इसको 4000 आने से पहले कई बार रुका ऊपर। तो जिसको जल्दी पैसा लगाने की होती है वो नीचे 4000 में थोड़ी लगाएगा, उसके पैसे तो ऊपर ही लग जाएंगे 7-8 हजार में, क्योंकि जब वो 8000 आ गए तो तभी बहुत सस्ता लग रहा था। नहीं समझ आई बात? अरे ऐसे बड़े इंस्टेंसेस होते हैं। आप जब बाजार में खुद काम करोगे ना, आप करते कुछ नहीं हो, ना खरीदते हो ना बेचते हो, बस सोचते हो कि यार 7000 में खरीद लेता, 7500 में 10,000 में बेच देता तो लाखों हो जाते। अरे जब खरीदने बेचने बैठोगे तो होगा ही नहीं ये काम। मारुति का शेयर 9,900 बिक गया, जब वो 10% के आसपास गिरा, 9,000 के आसपास आ गया, मैंने ले लिए, क्योंकि उन दिनों चल रहा था 10% शेयर गिरता था फिर चल जाता था, मैंने ले लिए 9,000 के आसपास। भाई साहब चला वो, लेकिन फिर गिर गया, वो 8,000 आ गया, मैंने थोड़े और शेयर ले लिए, ज्यादा ले लिए, फिर 8 का 7 आ गया, मैंने थोड़े और ले लिए, फिर 7 का 6 आ गया, मैं रुक गया, मैंने कहा अब नहीं लेने यार, अब आराम से लेंगे, 2-3 ले लिए ना, अब बहुत है। उसके बाद वो बढ़ा, फिर 7.5 हो गया, मैंने कहा बेचूंगा इसको देख के मौके, फिर वो गिरा, जब फिर 6 आया तो मैंने थोड़े और ले लिए, फिर वो 5.5 तक आ गया, 4 तक पीछे चला गया था, आपको बताओ, मेरा पक्का याद नहीं रहता अंदाजा। फिर मैंने नहीं खरीदा, मैंने कहा अब उसके बाद हालात खराब हो गए, मैंने कहा अच्छे से आराम से सेक के खरीदेंगे। लेकिन अगर आदमी कोई खरीदने वाला होगा तो उसके पैसे तो ऊपर ही खत्म हो जाएंगे ना, वो 4,000 तक पहुंचेगा ही कब? सोच के देखो, मेरी बात पे मत विश्वास करो। ये जो आपको फोमो होता रहता है कि मैंने खरीदा नहीं, मैंने बेचा नहीं, ये आपकी गलत सोच है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फोमो से आपको बेटा कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। आप याद रखो, एल लॉस ड्यू टू ग्रीडीनेस, LDTG याद रखो, LDTG लॉस ड्यू टू ग्रीडीनेस। भाई ये जो ग्रीडीनेस की वजह से लॉस हो जाता है उससे बच जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। फोमो का शिकार हो जाओ, LDTG का मत शिकार होना। फोमो में नुकसान होता है कि 1000 के 1200 नहीं हुए, यानी किसी के पास 10 लाख रुपए वो 12 लाख नहीं बने, ये है फोमो का रिजल्ट। और LDTG लॉस ड्यू टू ग्रीडीनेस से क्या होता है, वो 10 लाख जो है 2 लाख रह जाते हैं। फिर आदमी को लगता है मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कैसे राइज करूंगा, कैसे वहां पे आऊंगा। फिर उसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं। इसलिए मैं उस घड़ी से डरता हूं। कितने सारे मेरे मेंबर्स हैं, मुझे लोग मिलते हैं, बताते हैं, एक जन मेरे जानकार है फॉरेक्स में काम करते हैं, बताते हैं जी मैंने शुरू में काम किया तो मुझे 12, 13, 14, 15 लाख बच गए, उसके बाद नुकसान हुआ 20-25 का हो गया, बराबर हो गया। उस दिन एक टेलीफोन आया था, मेरे को पूछ रहा था मेरे से, जानकार मतलब अपना फॉलोअर ही होगा, फोन करके मेरे से स्पेशली बात करी, बता रहा था जी मेरे पास, मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं रहती, आपको मेरी आदत का पता है, वो ऐसी कुछ बता रहा, 70 लाख रुपए थे, नहीं 1.5 करोड़ थे शायद, वो बढ़ते बढ़ते उसने बाजार में लगाए 3.5 करोड़ हो गए, लास्ट में उल्टा पड़ गया, 3.5 करोड़ से घटते घटते 70 हो गए, यानी कहता है जो 1.5 थे वो 1.5 70 हो गए मेरे एंड में, यानी एंड में लॉस हो जाता है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप याद करो, 100 सुनार की 1 लोहार की। अरे 100 बार कमा लोगे ना, एक डंडा ऐसा पड़ेगा सब बराबर, उस डंडे से बचो। और बाकी बेटा मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, मैं अपनी ओपिनियन देता हूं और क्या कर रहा हूं वो बताता हूं, किसी को मेरी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है।
मन का करो, क्योंकि खुद करोगे उससे आपको फायदा नुकसान होगा, उससे आप सीखोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक दूसरों की सुन लो, जिन्होंने गलतियां करी हैं वो उनकी गलतियां सुन लो और कोशिश करो आगे बढ़ के कि वो वाली गलतियां आप ना करो। उससे क्या आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, ये नहीं बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा है कि भैया किसी की मत सुनो, अपने हिसाब से करो, जो गलतियां दुनिया करती है ये आप भी वो करो और गलती कर करके सीख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। फोमो के लिए मत परेशान हो, फोमो अगर परेशान करता है थोड़े बहुत खरीद लिया करो, या मेरी तरह मस्त बनो, जिस रेट शेयर काट दिया खुश, बढ़ जाता है तो खुश, गिर जाता है तो खुश। क्यों? क्योंकि देखो शेयर थोड़े से बेच दिए, बढ़ गया तो खुश कि और पड़े, उनकी वैल्यू बढ़ गई, गिर गया तो खुश, चलो थोड़े बेच दिए, अब गिरेगा तो फिर ले लेंगे। तो आप ऐसे करो ना, आप मैक्सिमाइज करने की, कोई मैक्सीमैक्स होता है, सटोरी होती है, मैक्सिमम कमाना है। मैक्सिमम होता है कम से कम जो मिले वो ठीक मिल जाए, वो डरपोक लोग होते हैं। मिनिमैक्स होता है कि जो अफसोस हो वो मिनिमम हो बाद में। तो हम तो उसके भी अफसोस कम से कम होना चाहिए, ना हमें बहुत ज्यादा कमाना, ना बहुत हमने कम कमाना, हमें ऐसा कमाना कि अफसोस कम, न्यूट्रल, बीच में रहने की कोशिश करें। 3 स्ट्रेटेजी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ लेना। ये एक आता है पे ऑफ का चैप्टर, रिग्रेट, तो उसमें पढ़ना है, पे ऑफ के ऊपर है। 3 अप्रोच होती है, एक होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पे ऑफ, एक होता है मैक्सीमैक्स, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पे ऑफ, एक होता है मिनीमैक्स, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट। आप पढ़ लेना, स्टैटिस्टिक्स की बड़ी फेमस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में थ्योरीज है। ये जो हम पढ़ाई करते हैं हमें बहुत ज्ञान देती हैं, उनको लगाना होता है। बेटा एक बात और बता दूं, बहुत सारे दूसरे चैनल के लोग जो हैं वो अपने पेड स्टाफ को मेरे चैनल पे भेजते हैं बैड कमेंट करने के लिए, ताकि जो मेरे साथ जो लोग सत्संग, मेरा सत्संग ये बेसिकली सत्संग में जुड़े हुए रिटेल इन्वेस्टर वो कंफ्यूज हो जाए। मैं बताता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को कैसे कंफ्यूज किया जाता है। मैं आपको मार्केट का प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। ये लास्ट एग्जांपल है, आज इसी की चर्चा करेंगे, और आज बाजार अगले हफ्ते नहीं करेंगे, बाजार अगले हफ्ते बाद में देखेंगे। अब जो है इसकी चर्चा लास्ट समझो क्या है। देखो रिटेल इन्वेस्टर भूला होता है, एक पंडित जी होते हैं, उनके पास एक बड़ी प्यारी बकरी होती है। वो पंडिताइन ने कहा होता है भाई बकरी ले आओ, घर में दूध भी मिल जाएगा और अच्छा रहेगा। तो पंडित जी शहर गए होते हैं, वहाँ सॉरी अपने किसी क्लाइंट के गांव गए होते हैं, दूसरे गांव, वहाँ बड़ी प्यारी बकरी मिल जाती है, बड़ी सेहत तंदुरुस्त बकरी, वो लेके अपना घर आ रहे होते हैं। तो 3 ठग होते हैं, 3 ठग, वो देखते हैं कि यार ये तो बकरी बड़ी प्यारी, यार पंडित जी से बकरी लेनी है। अब ठग क्या होता है, वो ना कातिल नहीं होते। ठग जो होता है वो डकैत नहीं होते। डकैत तो क्या होता है मार के पैसे चीज ले जाते हैं, ठग ना बेवकूफ बना के ले जाते हैं। वो कौन करते हैं? जैसे हमारे ऑपरेटर है, ये कोई कातिल थोड़ी है, ऑपरेटर लोगों को मारते थोड़ी है, ये कौन करते हैं? ऐसी ठग कौन करते हैं? तो ठगों ने कहा यार पंडित जी से बकरी लेनी है पर बेवकूफ बना के लेना है। तो पहला ठग जो है, पंडित जी जा रहे थे तो अचानक रास्ते में पहला ठग पंडित जी को मिलता है। कहते पंडित जी राम राम। पंडित जी कहते राम, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी कहते मैं आ रहा हूँ बेटा, वो गया था कहीं, वहां से आ रहा हूँ दूसरे गाँव से। तो अरे ये गधी कहाँ ले जा रहे हो? पंडित जी बड़ा गुस्सा आता है, पागल है, गधी है, बकरी है। कैसी बात कर पंडित जी, गधी है ये तो। पंडित जी पागल है, बकरी है, भाग जाए। पंडित जी अपना आगे चले जाते हैं, बार बार बकरी को देखते हैं, बकरी है साला, गधी कह रहा था, बेवकूफ बना दिया। अभी अगर 1-1.5 किलोमीटर आगे गए होते हैं, दूसरा ठग आ जाता है। कहते पंडित जी राम राम। पंडित जी राम, और पंडित जी कैसे, क्या हो, सब घर में ठीक है, सब बढ़िया है? पूछते चलो अच्छा। फिर जब जाने लगते रुकते, अरे पंडित जी हाँ एक बात पूछनी थी, ये गधी कहाँ ले जा रहे हो? वो पंडित जी का माथा ठनक जाता है, भाई साहब गधी, ये क्या बात हुई, ये तो बकरी है। कहते कैसी बात कर रहा है तू? कहते पंडित जी मैं तो गधी ले जा रहा हूँ, अपना को चल देता आगे। अब पंडित जी को डाउट हो जाता है, कहते यार ये वाह गधी तो नहीं है, देखने लगते उसको बार बार, गधी तो नहीं है, गधी तो नहीं है। कहते नहीं यार बकरी लग रही है। फिर सोचते हैं पता क्या चक्कर है यार, ये क्या है, क्या कि यार गधी तो नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा 2 किलोमीटर आगे जाते हैं, 1-2 मिनट तीसरा ठगा जाता है। कहते पंडित जी राम राम। पंडित जी कहते राम राम। और इससे पंडित जी परेशान भी होते, सोच में भी होते, कहते हाँ राम राम। कहते पंडित जी पंडिताइन कैसी है? कहते बढ़िया है, बच्चे कैसे हैं? ठीक है। दूर की बात करते हैं। कहते अच्छा पंडित जी चलता हूँ, बाकी ये गधी कहाँ लेके जा रहे हो? पंडित जी की हालत खराब। कहते यार ये साला लगता गधी ले आया हूँ, मुझे उस बेवकूफ़ बना दिया बकरी कह के। और वो जब चोर ठग निकल जाता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो डर जाते हैं, यार गधी लेके घर में जाऊंगा, पंडिताइन से और डांट सुननी पड़ेगी, तो बकरी को वहाँ छोड़ते हो, भाग लेते हैं। कहते हैं पंडिताइन से ये कह दूंगा कुछ नहीं मिला। और जैसे वो भागते हैं, वो जो बकरी होती है वो ठग लेके चले जाते हैं। तो यानी कर दिए ना ब्रेन वॉश, किसका? पंडित जी का। अब इसको अंग्रेजी में समझो, ब्रेन वॉश कहते हैं इसको। अब ये शेयर मार्केट में कैसे लगता है? अब हमें लग रहा है बाजार आएगा 6000, बाजार क्या होता है 7,500 से ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ के 8,200 आता है, हमें लगता है अभी गिरा, नहीं गिरता। पहला ठग नहीं गिरता, बढ़ जाता है, चला गया फिर 9,000, 5,500, 9,500 के आसपास, फिर गिरता 8,800 तक आ जाता है, हमें लगता है अब गिरेगा। दूसरा ठग, हमें अब गिरेगा, नहीं गिरता। और फिर चल पड़ा ऊपर,
फिर ऊपर जाके चला गया 10,400, फिर गिर के आया 9,800। हमें लगा अब गिरेगा, अब गिरेगा, नहीं गिरा, फिर चल पड़ा ऊपर। अब क्या हो रहा है, तीसरा डर, अब बार बार ऊपर जा रहा है। तो ये जो हम पंडित लोग हैं, यानी ये जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें लग रहा है यार ये बाजार गिरेगा ही नहीं। हो रहा है ना ब्रेन वॉश, ईमानदारी से बता, हो रहा है ना ब्रेन वॉश। अब लग रहा है बाजार गिरेगा ही नहीं यार, अब ये बाजार गिरेगा नहीं, हमें लगता है पक्का हो गया, अब यार मैं भी खरीदूंगा। कभी कभी मुझे भी लगता है शायद बाजार गिरे ना, मैं भी खरीद लेता हूं, मेरा भी बड़ा मन करने लगता है। फिर मैं समझाता हूं भूल गया वो पड़ोसी को जिसने आत्महत्या कर ली थी, भूल गया उस जानकार को जिसको घाटा हुआ था, भूल गया कि पिछली बार खुद को कितना नुकसान हुआ था, याद कर। 2008 में बाजार गिरा था, उसके बाद चढ़ा नहीं था काफी समय तक, वो बढ़िया शेयर आए। तो फिर पुरानी बातें याद आती है, फिर लगता नहीं यार में बैठे रहो, ये ब्रेन वॉश करने वाले तरीके, इनसे बचना है। तो इस तरह से अब ब्रेन वॉश कर देंगे, हमें लगेगा हम अपनी बकरी छोड़ के भाग जाएंगे और वो ठग ले जाएगा। अब हम सारे लोग शेयर मार्केट में घुस जाएंगे, फिर बाजार धड़ाम से गिर जाएगा। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि 6,000 है तो पूरा 6 ही आएगा, हो सकता है 7 आए चला जाए, हो सकता है 6 से नीचे भी चला जाए। मैं ये सोचे बैठा हूं 6 लगता आ सकता है, 6 के आसपास फिबोनाची सीरीज से जो मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से, तो मैं अपना 8,000 की रेंज में इस बार खरीदना शुरू कर दूंगा। जैसे 8 आएगा धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देंगे, ऐसा मैंने अपना विचार बनाया। ये मेरे लिए फैसला है, आप अपना फैसला अपने आप करिए, और उसका जो अच्छा रिजल्ट है उसका क्रेडिट भी खुद को दीजिए, बुरा रिजल्ट है उसका जिम्मेवार भी खुद को ठहराइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक अपनी ओपिनियन बता देता हूँ, एक गाइडेंस की तरह, कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ सुबह। मैंने आपको बता दिया जी मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। आपने मुझसे सुना सर मॉर्निंग वॉक करते, आप भी मॉर्निंग वॉक करने चले गए, वहां गड्ढा है उसमें गिर गए और नाराज होने चले, ये सर ने गिरवा दिया, सर ने कहा था मॉर्निंग वॉक क्या करो, मॉर्निंग वॉक गया तो मैं गड्ढे में गिर गया। अरे भाई मैंने मॉर्निंग वॉक करने को कहा था, गड्ढे में कूदने को थोड़ी कहा था। वो फिर निर्णय तो आपने लेना ना कि मॉर्निंग वॉक करनी का है। भाई मुझे लग रहा बाजार गिरेगा, बाजार गिरने से पहले 10 बार चढ़ेगा, 10 बार गिरेगा, उस 10 बार गिरावट चढ़ावट में आप शेयर खरीदते बेचते रहो, वो आपका निर्णय, प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका। मेरे विचार से मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए, मेरे विचार गलत नहीं, एक बार फिर देख लो। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का थर्ड लेवल जो है वो 10,616 का है, जो मेरे को लग रहा था इस थ्योरी के हिसाब से। मेरी बनाई हुई थ्योरी नहीं है, मैंने डाटा को अपने इसमें फिट किया है। सिर्फ मेरा योगदान ये है कि जो एग्जिस्ट करता है उसको फिट कर दिया। फर्नीचर बनाता है ना, लकड़ी थोड़ी पैदा करता है, वो लकड़ी आती है काट के फर्नीचर बनाया था। ऐसे ये उपलब्ध है ये स्टडीज, उनको मैंने बनाया, सेट किया, इस डाटा के ऊपर फिट किया। कई लोग कहते हैं डॉ जोन्स में भी फिट कर दो, मैं कहा डॉ जोन्स का मुझे डाटा नहीं मिल रहा, मैं नहीं फिट करूंगा, मैं इसी में फिट करके दिखा दिया। तो इसके हिसाब से भी रिट्रेसमेंट जो हम कह रहे थे भाई स्ट्रॉन्ग वाला 10,600 तक हो सकता है, अभी तक वहां हुआ ही नहीं है, और उसके बाद वो गिर सकता है, और गिरेगा भी बीच बीच में चढ़ चढ़ के। पहले समझ लो एकदम ऐसे नहीं गिरेगा, गिरता रहेगा ताकि आपको सब कुछ आपको पहले से दिख जाए, वैसे ही होता रहेगा। उसमें 100 तरह के रुकावटें आएंगी। मैंने बता दिया भी दिल्ली से जयपुर जाने का रास्ता ये है, उस रास्ते के अंदर ट्रक भी कोई उल्टा हो सकता है, कोई गड्ढा भी हो सकता है, कोई रोड खराब भी हो सकती है, कोई रोड बहुत अच्छी भी हो सकती है, कोई फ्लाईओवर टूटा हुआ भी हो सकता है, कोई फ्लाईओवर खुला भी हो सकता है। अब वो सारे रास्ते के बीच की पेचीदियां थोड़ी मैं बता सकता हूं। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है, दबा दीजिए। उसके साथ आपको मेरे डिफरेंट मेंबरशिप प्लान मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम। प्लैटिनम में FNO होता है, और डायमंड के अंदर स्पेसिफिक स्टॉक्स के GTD शेयर करता हूँ। और एक अच्छी बात, FNO में भी अब GTD अलाउ हो गया जीरोधा पर। जीरोधा का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। और अब मैं FNO में भी GTD लगाने शुरू कर दिए हैं, नया अपडेट आ गया। अगर आप पहले से जीरोधा यूज कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ जीरोधा को अपडेट कर लीजिए, तो आपकी ऐप में भी GTD आ जाएगा FNO के ऊपर, उसका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ, मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो आपकी मदद करेगी। अच्छा डीमेट अकाउंट खोलना हो या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगाना हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबें पढ़नी है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ऊपर आ रहा है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन कर लिया उसकी लाइव जिंगा लाला, जिसका रह गया उसकी लाइव ढीला डाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे अच्छे अपडेट देता हूँ। सैटरडे संडे थोड़ा सा लाइट रहता है क्योंकि छुट्टी का मूड होता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे बहुत अपडेट आते हैं। सैटरडे संडे को कम आते हैं, कभी ज़्यादा जाते हैं, जैसा मूड होता है। इसके अलावा इस पे मैं पोल कंडक्ट करूंगा, उस पोल से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा आपसे, और उनको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत आगे बढ़े।